इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है 2050 का समय दिखाते हुए, जहां पृथ्वी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने के कारण इंसान दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे। लगातार रेस्क्यू मिशंस किए जाने लगे जिससे इंसानों को एक दूसरे प्लेनेट पर ट्रांसफर कर दिया जाए। दरअसल पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक डिजास्टर की वजह से वहां का इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया और ये इन्वायरमेंट इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाता। चारों तरफ का टेम्परेचर अब पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया था। इसी रीजन की वजह से सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। सभी के जाने के बाद कुछ वैज्ञानिक वहाँ पर रुकते हैं, लेकिन सिचुएशन उससे भी बदतर हो गई थी तो सारे वैज्ञानिक भी चले गए। सिर्फ अब यहाँ पृथ्वी पर एक ही वैज्ञानिक बचा हुआ होता है जिसका नाम अगस्टीन था। दरअसल अगस्टीन की चाह थी कि वो पृथ्वी पर ही अपना दम तोड़े। वो अपनी लेबोरेटरी में ही रहकर थोड़ी सी रिसर्च किया करता। उसने शुरुआत में तो पूरी कोशिश की थी कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सके, लेकिन वो इतनी बार नाकामयाब हुआ कि उसने ट्राई करना ही छोड़ दिया। दरअसल हमें पता चल रहा था कि अगस्टीन को एक कैंसर है और ये कैंसर दूसरे प्लेनेट पर भी जाकर ठीक नहीं होने वाला, यानी चाहे कुछ भी हो जाए अगस्टीन को कैंसर से तो मरना ही है। इसीलिए उसने पृथ्वी पर रहने का डिसाइड किया। अब हमें यहाँ पूरे 20 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर अगस्टीन जवान हुआ करता था। ये तब का समय होता है जब सभी इंसान पृथ्वी पर रहा करते थे और पृथ्वी का एनवायरनमेंट चेंज भी नहीं हुआ होता। अगस्टीन तो सभी लोगों के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है कि हमारी टीम ने एक ऐसे प्लैनेट को खोज निकाला है जो सेम टू सेम पृथ्वी जैसा लग रहा था और वहाँ का एनवायरनमेंट इंसानों के रहने के लिए सबसे बेस्ट है। थोड़े समय के अंदर कुछ लोगों को वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिससे कि टेस्टिंग चालू होगी और उसके बाद धीरे धीरे सभी को प्लैनेट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मोमेंट तक पृथ्वी पर कोई भी डिजास्टर चालू नहीं हुए थे, तो इसीलिए अभी सारे लोगों को एकदम प्रॉब्लम नहीं थी। वहाँ मौजूद हर एक मेंबर ऑगस्टीन के स्पीच से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। स्पीच खत्म होने के बाद ऑगस्टीन के पास एक ब्यूटीफुल लेडी आती है। उस लेडी से थोड़ा सा बात करते ही ऑगस्टीन को वो पसंद आ गई थी। दोनों के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी और ऑगस्टीन ने उससे शादी भी कर ली। लेकिन कहते हैं कि फैमिली को टाइम ना दे पाना सबसे बड़ी गलती है। अगस्टीन ने अपने काम को ही सब कुछ मान लिया था और वो ज्यादा टाइम उसमें ही लगा रहता। अगस्टीन की वाइफ इससे बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी। वो तो अगस्टीन को उसे टाइम देने के लिए कहती, लेकिन अगस्टीन अपनी रिसर्च में ही लगा रहता। थोड़े समय बाद अगस्टीन की वाइफ को समझ में आ चुका था कि इस तरीके से वो अगस्टीन के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, तो इसीलिए अगस्टीन की वाइफ ने उसे डाइवोर्स दे दिया। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट टाइम पर। अगस्टीन जो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। उसका कैंसर तो बढ़ता ही जा रहा होता है और साथ ही साथ उसे मेमोरी लॉस डिसीज भी हो गया था। आखिर ऑगस्टीन अर्थ के इतने कड़े एनवायरनमेंट के बीच कैसे जिंदा रहेगा ये तो सिर्फ उसे ही पता है। लेकिन अब थोड़े समय के अंदर ऑगस्टीन के सिस्टम पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज एक बहुत ही पुराने क्रू मेंबर्स का था जिनकी स्पेसशिप एक दूसरे प्लेनेट पर टेस्टिंग के लिए गई थी। दरअसल ये सारे क्रू मेंबर्स उस मिशन से बिलोंग करते थे जब 20 साल पहले वो पहली बार अलग अलग प्लेनेट की टेस्टिंग कर रहे थे कि वो सारे प्लेनेट इंसानों के रहने लायक हैं भी कि नहीं। लेकिन उन सारे क्रू मेंबर्स को अब ये नहीं पता कि पृथ्वी तो रहने लायक ही नहीं रह गई है। उनका बाकी वैज्ञानिकों से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो सभी पृथ्वी छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर चले गए हैं। वैज्ञानिकों के नाम पर तो सिर्फ ऑगस्टीन ही अब पृथ्वी पर बचा हुआ था। उसे जब मैसेज मिलता है तो वो उनका रिप्लाई करने लगा और उन्हें रिपोर्ट भेज रहा होता है। मैसेज सेंड और रिसीव होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात होती है कि ऑगस्टीन को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसकी द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई टीम है जो अब शायद वापस पृथ्वी की तरफ लौट रही है। उन सारे क्रू मेंबर्स का ये डिसीजन बहुत ही गलत होने वाला था क्योंकि पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग के लिए कमांड सेंटर्स ही बंद पड़े होते हैं और लैंड होने के बावजूद भी पृथ्वी का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव कर पाएंगे। अगस्टीन तो उन सभी को रिपोर्ट सेंड करके उनका न्यू मैसेज आने का वेट करने लगा। अचानक जब ऑगस्टीन अपने किचन में जाता है तो वहाँ थोड़ी सी आग लग गई थी। वो तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग को बुझाने लगता है, लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ऑगस्टीन देखता है कि उसके किचन में एक छोटी बच्ची मौजूद है। ये बच्ची कहां से और कैसे आई इसके बारे में ऑगस्टीन को बिल्कुल नहीं पता था। वो तुरंत ही इस लड़की के बारे में पता करने लगा। ये लड़की बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ऑगस्टीन उसे समझने की कोशिश करता है तो पता चला कि इसका नाम आयरिश है। अब इसके मॉम एंड डैड कौन है ऑगस्टीन को ये भी नहीं आइडिया था, पर फिलहाल यहाँ ड्यूरेशन पूरा होने के बाद उसे क्रू मेंबर्स का मैसेज आ जाता है। अगस्टीन तो क्रू मेंबर्स से कनेक्ट करके ये बताना चाहता था कि वो पृथ्वी पर आ जाए और आयरिश को लेकर जाए क्योंकि वो खुद के साथ उस छोटी बच्ची को
मरने नहीं दे सकता था। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो क्रू मेंबर्स से कनेक्ट नहीं कर पाता, और अगर ये सिग्नल्स क्रू मेंबर्स को नहीं मिलेंगे तो वो पृथ्वी तक नहीं आएंगे, क्योंकि ऑगस्टीन ने रिपोर्ट्स के अंदर पहले ही उन्हें बता दिया था कि पृथ्वी रहने लायक बिल्कुल नहीं है और यहाँ आने का कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे। तो अब ऑगस्टीन यही सोचने लगा था कि रिपोर्ट स्टडी करने के बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स निकल पड़े होंगे दूसरे प्लेनेट की तरफ। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद ऑगस्टीन ये सोचता है कि शायद एंटीना और इसके सिस्टम्स में प्रॉब्लम होगी। यही रीजन था जिससे सारे एस्ट्रोनॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। ऑगस्टीन ने अलग अलग मेथड्स ट्राई किए उस एंटीना को ठीक करने के लिए, लेकिन वो इन सारी चीजों में नाकामयाब रहा। वो तो अपने आप को गिल्टी मानने लगा था, क्योंकि वो चाह कर भी इस छोटी बच्ची को नहीं बचा पा रहा होता है। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। अगर इन चीजों को ठीक करना है तो सबसे पहले ऑगस्टीन को एक एंटीना ढूंढना होगा जो क्रू मेंबर से कांटेक्ट करे। उसे पता था एक दूसरा बेस सेंटर जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, लेकिन अर्थ के इस अनजान और खतरनाक एनवायरनमेंट में ट्रेवल करना बहुत ही ज्यादा जानलेवा हो सकता था। बाहर का टेम्परेचर तो -डिग्री में चल रहा होता है। सारे जानवर, पशु, पक्षी सभी के सभी मर चुके थे। ऑगस्टीन ने जब अपना मूड बना लिया था कि वो उस दूसरे बेस सेंटर में जाएगा, तो ये सोचकर जैसे ही वो थोड़ा सा बाहर निकलता है तो बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी हिम्मत वहीं पर जवाब दे गई। सामने की तरफ सारे पशु पक्षी मरे पड़े हुए थे। इस कंडीशन में ट्रेवल करना यानी मौत को चेतावनी देना होगा। इसीलिए ऑगस्टीन वापस आयरिस के पास आ जाता है, लेकिन अब किसी भी तरीके से उसे बेस सेंटर तक तो जाना ही होगा। इसीलिए वो अपने साथ इस सफर पर आयरिस को भी ले लेता है ताकि वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाए। ऑगस्टीन ने कई सारे रिसोर्सेस कैरी कर लिए थे जो इस पूरे सफर में उन दोनों के काम आएंगे। उसके पास बर्फ में चलने वाली एक गाड़ी भी होती है जो बहुत कम समय में काफी दूरी तय कर सकती थी। उस पर बैठकर दोनों ही निकल पड़ते हैं एक लंबे सफर के लिए। इस सफर में वो दोनों जिंदा भी बच पाएंगे इसके चांसेस भी कम थे, लेकिन आयरिस को बचाने के लिए ये तो करना ही होगा। ट्रेवल करते हुए उनका पूरा एक दिन निकल गया, इसीलिए वो उस रात कैंप बनाकर वहां रुकने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों उस रात को आराम से सो रहे थे, लेकिन ऑगस्टीन को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहाँ पर वो लोग रुके हुए हैं वहाँ की बर्फ कमजोर है और अब वो बर्फ टूटने लगी थी, जिससे वो ठंडे पानी में गिरने लग जाते हैं। ऑगस्टीन तुरंत ही आयरिस को बचाते हुए बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था। आयरिस बहुत बुरी तरीके से पानी में गिरने लगी, तो इसीलिए ऑगस्टीन अपनी जान पर खेलकर आयरिस को बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका सारा रिसोर्स वाला सामान पानी के अंदर डूबने लगा होता है। ऑगस्टीन तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पानी के अंदर अगर वो 1 मिनट भी सरवाइव कर पाएगा तो उसकी पूरी बॉडी ही जम जाएगी। उसने पानी में जाकर रिसोर्सेज बचाने से अच्छा आयरिस को लेकर दूसरे कमांड सेंटर में जाना सही समझा। अब तो उन दोनों के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे। सारे रिसोर्सेज के जाने के बाद उन्हें लगातार चलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए ऑगस्टीन सिर्फ और सिर्फ आयरिस को बचाने के लिए उसके साथ निकल पड़ता है आगे वाले रास्ते की तरफ। ऑगस्टीन सिर्फ एक बात चाहता था कि वो सारे एस्ट्रोनॉट यहाँ आकर आयरिस को अपने साथ लेके चले जाएं। ऑगस्टीन अपने लिए कुछ नहीं चाहता था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने के बाद एक बर्फीला तूफान सामने आ जाता है। इस तूफान के बीच चलने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी, लेकिन फिर भी ऑगस्टीन यहाँ पर आयरिस के साथ आगे बढ़ता है। वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद तूफान का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। ऑगस्टीन तो आयरिस को पकड़ने के लिए बार बार उसे चिल्लाने लगा। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि आयरिस को वो अपनी बच्ची की तरह समझता था। तूफान जब थोड़ा सा कम होता है तो आयरिस तुरंत ही ऑगस्टीन के पास आ गई। वो तो आयरिस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अपने गले भी लगा लेता है। एक तरीके से ऑगस्टीन और आयरिस काफी अच्छे रिलेशन में आ गए थे। ये रिलेशन होता है फादर एंड डॉटर का, जो बहुत ही प्राइसलेस है। अब कुछ घंटों के और ट्रेवलिंग के बाद वो दोनों पहुंच चुके होते हैं दूसरे कमांड सेंटर की तरफ। कमांड सेंटर के अंदर अब जल्द से जल्द ऑगस्टीन आयरिस को लेकर चला गया, जिससे कि वो बाकी क्रूमेट से कांटेक्ट कर सके। ऑगस्टीन ने तो वहां के सारे सिस्टम्स का यूज करके कनेक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया। थोड़ी देर के अंदर ऑगस्टीन का उन सारे क्रू मेंबर्स से कनेक्शन हो भी जाता है। ऑगस्टीन ने उन्हें बताना ही स्टार्ट किया था कि कुछ समय पहले उसने ही रिपोर्ट उन्हें भेजी होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन सारे क्रू मेंबर्स का कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था। वहां पर जांच करने पर पता चला कि उनके स्पेसशिप का खुद एक एंटेना खराब हो गया है, और अगर उसे रिपेयर नहीं किया गया तो वो किसी से भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो अब सैली नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने डिसाइड किया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाएगी और उस एंटीना को ठीक करेगी। हालांकि बाकी एस्ट्रोनॉट्स कह रहे थे कि ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि बाहर छोटे छोटे एस्टेरॉइड घूम रहे होते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सैली और उसके साथियों को ये करना ही होगा किसी से कनेक्शन करने के लिए। वो सभी बाहर चले जाते हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एंटीना को ठीक करते हैं।
वैसे थोड़ी देर के अंदर एंटेना भी ठीक हो चुका था, लेकिन जब वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो एक एस्ट्रोनॉट को एस्टेरॉइड की वजह से बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। उनके स्पेसशिप का तो एक हिस्सा काम भी नहीं कर रहा था। अफसोस की बात यह हो गई कि वो घायल एस्ट्रोनॉट अब बुरी तरीके से मर जाता है। सैली और उसके बाकी मेंबर्स इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। उन्होंने अपने मरे हुए एस्ट्रोनॉट दोस्त की बॉडी को एक चैम्बर में बंद करके रख दिया था। यहाँ कनेक्शन हो जाने के बाद ऑगस्टीन सैली से बात करना स्टार्ट करता है। उसने अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से बताया था कि पृथ्वी अब रहने लायक बिल्कुल नहीं है और यहाँ की सारी पॉपुलेशन किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट हो चुकी है, तो यही रीजन होता है कि ऑगस्टीन अभी भी उन क्रू मेंबर्स को कह रहा था कि तुम पृथ्वी पर ना आकर उसी प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाओ। यानी ऑगस्टीन जो पहले चाहता था कि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आकर आयरिश को लेकर जाएं, उसने अपनी थिंकिंग चेंज कर ली होती है, क्योंकि उसके हिसाब से आयरिश की एक जान के बदले वो इतने सारे एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकता। स्पेसशिप को प्रॉपर लैंडिंग कराने के लिए इतने सारे कमांड सेंटर्स वो कंट्रोल एक साथ नहीं कर सकता है। यानी कि अगर वो सारे क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर लैंड होने की कोशिश करेंगे तो लैंडिंग में मारे जाएंगे। यही रीजन होता है कि ऑगस्टीन उन्हें वापस चले जाने के लिए कह रहा था। सैली ने जब बाकी एस्ट्रोनॉट्स को ये खबर सुनाई तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए थे। एक तो पहले से ही उनका एक क्रूमेट मर चुका है और ऊपर से उन्हें ये अर्थ की खबर मिल चुकी थी, लेकिन अब उनमें डिस्कशन होने लगी कि उनके पास दूसरे प्लेनेट तक जाने का डायरेक्शंस नहीं है, यानी कि पृथ्वी से दूर जाने की बात वो कर ही नहीं सकते। अगस्टीन इन बातों को सुनकर समझ रहा था और अब बहुत देर तक अपनी थिंकिंग करने के बाद वो उन्हें डायरेक्शन बता देता है। ये उसी नए प्लेनेट का डायरेक्शन था जहाँ पृथ्वी के सभी लोग ट्रांसफर किए गए हैं। सैली और बाकी एस्ट्रोनॉट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन बैन नाम का एक एस्ट्रोनॉट ऐसा था जो पृथ्वी पर अभी भी जाना चाहता है, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी वाइफ और पूरी फैमिली मौजूद है। बैन को यह भरोसा था कि उसकी फैमिली अभी भी सरवाइव करके ही रहेगी। भले से इसकी श्योरिटी उसे नहीं होती, लेकिन उसे अपने फैमिली को तो देखना ही था। इसीलिए बैन ने बाकी एस्ट्रोनॉट से बात करके ये डिसाइड किया कि वो एक एस्केपिंग पॉड लेकर पृथ्वी पर जाएगा। साथ ही साथ वो अपने उस मरे हुए दोस्त की डेड बॉडी भी लेकर जाएगा, जिसे कि वो पृथ्वी की जमीन में दफनाना चाहता था। यही उसके दोस्त का प्रॉपर फ्यूनरल होगा। अब यहाँ कोई भी एस्ट्रोनॉट्स बैन के डिसीजंस को बदल नहीं सकता था। बैन अब तो अपनी तैयारी करके सीधा एस्केपिंग पॉड के अंदर बैठता है और उस बॉडी को भी अपने साथ रख लेता है। उसमें डायरेक्शन एकदम सेट कर दिए गए थे पृथ्वी पर ऑटोमेटिक लैंड होने के। बैन के एस्केपिंग पॉड को जब पृथ्वी की तरफ भेजा जा रहा था तो बाकी एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार थी कि पृथ्वी की जमीन भी ठीक से दिख नहीं रही होती। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण होता है। यहाँ उसके स्पेसशिप में से बाकी क्रूमेट्स बैन को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑगस्टीन से कनेक्ट करके बातें करने लग जाती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। ऑगस्टीन ने जिस तरीके से अपनी रिसर्च की होती है उससे रिलेटेड वो सारी बातें उन एस्ट्रोनॉट्स को पता होती है। वो लेडी ऑगस्टीन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी कि वो एक छोटी बच्ची का ख्याल रख रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑगस्टीन एकदम से चौंक गया जब उसे पता चला कि उस लेडी की मदर का नाम जेन है। दरअसल जेन ऑगस्टीन की वाइफ का भी नाम था और जो लेडी एस्ट्रोनॉट बात कर रही होती है उसका नाम आयरिश होता है। यहाँ जाकर एक सच्चाई रिवील हो रही थी कि ऑगस्टीन जिस छोटी लड़की यानी कि आयरिश को अपने यहाँ पर इमेजिन कर रहा था वो एक्चुअल में होती ही नहीं। ऑगस्टीन ने अपने दिमाग में सिर्फ ये इमेजिनेशन क्रिएट कर ली थी अपनी बेटी आयरिश के छोटे वर्जन का। स्पेसशिप के अंदर मौजूद वो लड़की ही आयरिश है जो कि ऑगस्टीन की बेटी थी, पर ये बातें आयरिश को बिल्कुल पता नहीं होती और ना ही ऑगस्टीन उसे सामने से बताता है, क्योंकि वो ये समझ गया कि अगर आयरिश को ये पता चलेगा कि ऑगस्टीन उसके फादर हैं तो वो जो चाहे वो करके पृथ्वी पर लैंड करेगी और उन्हें वापस बचाने की कोशिश करेगी। ऑगस्टीन इस समय बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उसकी लाइफ की सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। लेकिन यहाँ आयरिश और उसके बाकी क्रू मेंबर्स को बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता कि ऑगस्टीन ने उन्हें ढूंढा कैसे, उन्हें रेडियो के सिग्नल्स के एक्सेस कैसे मिले। तब जाकर हमें रियलाइजेशन होता है कि ऑगस्टीन ये बात पहले से ही जानता था कि उस क्रूमेट्स के साथ उसकी बेटी गई होती है। कैंसर होने के बाद वो अपनी सारी यादें भूलता जा रहा था, तो उसके दिमाग से ये निकल चुकी होती है कि उसकी बेटी कौन है। ऑगस्टीन को सिर्फ इतना याद था कि उसे सिस्टम बनाना है और उन क्रू मेंबर्स को ये सिग्नल भेजना है कि वो पृथ्वी पर वापस नहीं आए, और पृथ्वी पर मौजूद सारे खराब पड़े हुए रेडियो सिग्नल्स उसने ही ठीक किए होते हैं। आयरिश को तो अभी तक नहीं पता चला होता कि ऑगस्टीन उसके फादर हैं, इसीलिए अब ऑगस्टीन ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और पृथ्वी पर लैंड होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आयरिश तो ऑगस्टीन को उस प्लेनेट के बारे में बताती है जिसे कि वो लोग एक्सप्लोर करने गए थे। वो प्लेनेट पूरी तरीके से इंसानों के रहने लायक है और वहाँ की ब्यूटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
तो अब एनालिसिस के बाद ऑगस्टीन उन्हें वही गाइड करता है कि तुम पृथ्वी पर नहीं आकर उस प्लेनेट पर वापस चले जाओ। स्पेसशिप में उतने फ्यूल और रिसोर्सेज बचे हुए थे तो वो आराम से अपनी जर्नी कर सकते हैं। आयरिश और बाकी क्रूमेट्स को ये बात ठीक लग रही होती है क्योंकि पृथ्वी पर जाने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा, इसीलिए वो अपनी स्पेसशिप के अंदर उसी प्लेनेट का डायरेक्शन वापस से सेट कर देते हैं। यानी वो सब अब पृथ्वी पर ना आकर वापस अपने दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। अगस्टिन यहाँ पर अब अपनी इमेजिनेशन में मौजूद था और वो एक किनारे पर आता है। उसे अपनी छोटी बेटी आयरिस भी दिखाई दे रही थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इस समय अगस्टिन थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील कर रहा होता है कि उसने अपनी बेटी की एटलीस्ट जान बचा ली। ऑगस्टीन को इन चीजों के बारे में पहले से ही पता होता है कि उनकी स्पेसशिप में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज बचे हुए थे। अगर वो सभी पृथ्वी पर लैंड होने लग जाते तो उनकी फ्यूल एकदम से खत्म हो जाती, यानी पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में जाने का फ्यूल उनके पास बचता ही नहीं। ये एक और रीजन होता है कि ऑगस्टीन ने उन सभी को वापस जाने के लिए कह दिया था। ऑगस्टीन के माइंड में अपनी बेटी के फ्लैशेस आते रहते थे, इसीलिए उसे एक बात याद होती है कि किसी भी तरीके से उसे अपनी बेटी को बचाना है। भले से ही आयरिश और अपनी वाइफ के साथ बिताए गए सारे विजन वो भूल चुका है, लेकिन अंत में किसी भी तरीके से उसने अपना काम तो कर ही दिया। आयरिश और उसके बाकी क्रू मेंबर्स तो दूसरे प्लेनेट पर जाकर अपनी एक नई जनरेशन स्टार्ट करेंगे जिससे नए प्लेनेट पर भी इंसानी प्रजाति पनप सके। भले ही पृथ्वी पर अब वो आखिरी इंसान जो ऑगस्टीन था वो भी मर जाए, लेकिन दूसरे प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता आ जाए, यही ऑगस्टीन की आखिरी इच्छा थी। ऑगस्टीन के रिलेशन भले ही अपने वाइफ से कैसे भी रहे हों, लेकिन उसने अपनी बेटी आयरिस को बहुत प्यार किया था। यहाँ तक कि ऑगस्टीन अपनी बेटी को बता भी सकता था कि वो उसका फादर है और आयरिस उसे लेने भी पृथ्वी पर आ जाती, लेकिन ऑगस्टीन ने चाहते हुए भी ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऑगस्टीन ने तो एक साथ कई सारे क्रू मेंबर्स की जान बचाई है। यहाँ ऑगस्टीन ने तो अपने फादर होने का फर्ज पूरी तरीके से निभा दिया था। उसने अपनी बेटी के साथ साथ जितनी हो सके उतने एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाई, लेकिन बैन नाम का वो एस्ट्रोनॉट जो कि एस्केपिंग पॉड लेकर पृथ्वी पर लैंड होने के लिए निकला था, उसका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं होता। ऑगस्टीन को भी अभी तक ये बात बताई नहीं गई थी कि बैन पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। उसके सिस्टम में ये सारी चीजें आने भी लगी थी, लेकिन उसका ध्यान तो वहां पर था ही नहीं। हो सकता है कि बैन का एस्केपिंग पॉड को कोई सिग्नल ना मिलते हो, इसीलिए वो अपना डायरेक्शन भटक गया और पृथ्वी पर जाकर टकरा के खत्म हो गया। पृथ्वी का वातावरण भी इतना डेंस हो चुका होता है कि कोई भी चीजें दिख नहीं रही होती, लेकिन ऑगस्टीन को तो इन चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। एक समय ऐसा था जब ऑगस्टीन को पूरा चांस होता है कि वो बाकी लोगों के साथ दूसरे प्लेनेट पर चले जाए, और ऑगस्टीन जब जवान हुआ करता था तो उसके पास ये क्षमता थी कि वो अपने रिसर्च पर कम ध्यान देकर अपनी फैमिली को बनाए। इससे वो अपनी वाइफ से भी जुड़ा रहता और वो एक अच्छी जिंदगी दूसरे प्लेनेट पर गुजार सकता था। लेकिन ऑगस्टीन ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की और अपने रिसर्च और कई सारी इन्वेंशंस पर ध्यान दिया। शायद उसे अंदाजा हो चुका होता है कि एक समय पर ऐसे डिजास्टर्स आएंगे जिससे लोगों को पृथ्वी छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाना ही होगा। इसीलिए उसने अपने यंगस्टर्स वाले दिनों के अंदर ही कई प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना भी स्टार्ट कर दिया था। और जब यहाँ सारे लोग जाने लगे थे तो ऑगस्टीन यहीं रुक गया ताकि वो अपनी बेटी और सारे एस्ट्रोनॉट्स को गाइड कर सके। वो अपनी बेटी को इस तरीके से मरने थोड़ी दे सकता था। डिजास्टर्स के बाद पृथ्वी पर सरवाइव कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन सा बन गया था, और उसी खतरनाक एनवायरनमेंट की वजह से ऑगस्टीन को कैंसर भी हो चुका होता है। मेमोरी लॉस से रिलेटेड सारी चीजें होने के कारण वो अपनी बेटी के बारे में भूल चुका था, पर उसे इतना याद था कि स्पेसशिप को डायरेक्ट करना है और पृथ्वी पर आने से रोकना है। अगर एक बार भी आयरिस की स्पेसशिप पृथ्वी के कांटेक्ट में आ जाती तो वो लैंड करने के लिए तैयार हो जाते। फिर कुछ रिसोर्सेज ना होने के कारण वो भी यहीं फंसकर अपनी जान की भीख मांगते। ऑगस्टीन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी देना सही समझा। उसने सब कुछ अपनी बेटी और एस्ट्रोनॉट्स को समझा दिया होता है जिससे वो आगे बढ़े दूसरे प्लेनेट की तरफ और इंसानी सभ्यता को डेवलप करे। इससे साफ साफ पता चलता है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। यहाँ तक कि ऑगस्टीन जब एकदम अकेला हो चुका था तो उसने अपनी बेटी के छोटे वर्जन को इमेजिन कर लिया होता है। पूरे रास्ते में ऑगस्टीन को जितनी भी परेशानियां आई उसने वो चीजें अपनी बेटी से रिलेट कर ली और उसे बचाने के लिए खुद भी आगे बढ़ने लगा। यानी कि अगर ऑगस्टीन उस इमेजिनेशन में नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता था। एक तरीके से उसकी बेटी की इमेजिनेशन ने ही उसकी हेल्प की है इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने में। और अब ऑगस्टीन एकदम प्राउड फील करता है कि वो इंसानी सभ्यता के एटलीस्ट काम आ पाया। शुरुआत से ही उसका वही गोल था और वो आज तक वही फॉलो करते आ रहा है। शुरुआत से ही ऑगस्टीन के रिलेशन अपनी बेटी से बहुत ही क्लोज थी। अगर आयरिस को थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो वो अपने फादर को इस तरीके से पृथ्वी पर नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब जो भी हुआ सभी के पर्सपेक्टिव से अच्छा ही हुआ। ऑगस्टीन ने पृथ्वी पर रहकर ही अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया था और वो उसी तरीके से अपनी जान भी दे देगा।
इन सारी चीजों से ये बात तो कंफर्म होती है कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट अब कभी भी ठीक नहीं होने वाला। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।